खमा गणिसा राजस्थान की इस पावन धरा से मैं एक बार फिर एमजी उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने रिट लेवल 2 में एसएसटी का संविधान से संबंधित एक चैप्टर शुरू किया था और उसका नाम था प्रस्तावना, प्रीएम्बल। और आशा है आपको वो समझ में आया होगा। रिट लेवल एसएसटी 2 में जो आपके संविधान में जो चैप्टर है उससे संबंधित आज हम यहाँ पर बात करेंगे और चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार। तो देखिएगा, बात करें मौलिक अधिकार। तो देखिएगा, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या है और इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और या वर्तमान में इनकी आवश्यकता क्यों है और ये मानव के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सभी के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिएगा, हमने इसे कहाँ से लिया है और किससे ये प्रभावित है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपका थोड़े दो बातों पर चर्चा करूंगा। एक तो दो घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। एशियाई खेल 1982 ईस्वी की, और एक हम जो बात करेंगे अचल तालुंग के बारे में। तो देखिएगा, इन दो घटनाओं की अगर हम बात करें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मौलिक अधिकार है वो एक नागरिक होने के नाते क्यों आवश्यक है। अगर मैं बात करूं 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें सरकार ने क्या किया कि जो फ्लाईओवर बनाने थे और स्टेडियम बनाने थे उससे संबंधित ठेकेदारों को ये सभी कार्य सौंप दिया। और ठेकेदारों ने क्या किया, इस फ्लाईओवरों के लिए और स्टेडियम बनाने के लिए बहुत से मजदूरों की आवश्यकता हुई और उन मजदूरों को उन्होंने लिया, लेकिन से अतिरिक्त काम भी करवाया गया और साथ ही उन्हें जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर है वो भी नहीं दी गई। और इसके लिए बाद में एक संस्था ने क्या किया, जो सामाजिक संस्था थी उसने क्या किया, आवाज उठाई और उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। और सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर उन्होंने कहा कि ये जो मजदूर है उनको भारतीय जो सरकार है उससे न्यूनतम मजदूरी जो दर तय कर रखी है वो नहीं दी है और इस कारण इनको बंधुआ जो मजदूर है वैसा उनका व्यवहार किया जा रहा है या उनके साथ बंधुआ मजदूरी की तरह कार्य करवाया गया। यानी कि आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी और उनको किसके श्रेणी में रखा। बिल्कुल ध्यान में रखना, उस घटना को शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साहब ये जो चीज आई है, ये जो घटना हुई है, निश्चित तौर से इन मजदूरों का क्या हुआ है, शोषण हुआ है और ये हमारे मौलिक अधिकारों में एक शोषण का अधिकार है और इसके तहत क्या माना गया, हनन माना गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि आपको इनकी जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी, वो देनी होगी और सरकार ने उन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी। दूसरी घटना का हम जिक्र करेंगे बचल लालूंग की। ये आपको पता है असम का था। असम का एक 23 वर्ष का नौजवान, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको, जो लालूंग है असम का निवासी, मात्र 23 साल की उम्र में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि इसने कुछ छोटे अपराध किए हैं, चोरी जैसा अपराध, और उसको जेल में डाल दिया गया। जब उस पर न्यायिक मुकदमा चला तब पाया गया कि
लालुंग है उसके स्वास्थ्य स्थिति, मानसिक स्थिति क्या नहीं है, ठीक है नहीं है, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और हॉस्पिटल वालों ने उसे इलाज किया। और ध्यान में रखना 1967 और 1996 को 2 बार अस्पताल वालों ने पुलिस वालों को चिट्ठी लिखी कि अब लालुंग बिल्कुल स्वस्थ है और इन पर न्यायिक मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी ने भी लालुंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक छोटी सी घटना नहीं है, ध्यान में रखना, यही लालुंग 2005 तक जेल में बंद रहा और 2005 में आपको जानकर आश्चर्य होगा इसकी उम्र है वो 77 साल। कितने साल? 77 साल का हो गया। एक छोटे से मुकदमे, चोरी के मुकदमे में जिसकी 23 साल की उम्र थी, कब तक 77 वर्ष का हो गया तब तक वो जेल में बंद रहा। यानी कि हम बात करें तो वो कितने साल तक? 54 साल तक, 54 साल तक जेल में रहा। यानी कि उसका तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, फिर भी इसको छोड़ा नहीं गया, बल्कि एक मानव अधिकार संस्था 2005 में मानव अधिकार आयोग ने जेल में बंद कैदियों के ऊपर समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। तो उनके तहत पता चला कि जो मचल लालुंग है वो यहां पर अभी तक 54 साल से बंद है। तब जाकर उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा और उसे छोड़ा गया। आपको जानकर तो तब आश्चर्य होगा, जब तक वो जेल में रहा था तब तक उसमें न्यायिक सुनवाई नहीं हुई थी। ये किसका शोषण हुआ? तो ध्यान में रखना, ये आपके व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ। किसका हनन हुआ? उसके जीवन जीने के और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर समय पर सुनवाई होती तो क्या वो इतने 54 साल तक जेल में बंद रहता? क्या उस मालूम को अपनी सुनवाई का अधिकार नहीं था? न्यायिक सुनवाई का अधिकार नहीं था, है ना? तो देखिएगा, ये 2 घटनाएं हमने क्यों जिक्र किया है, ताकि आपको समझ में आए कि मानव अधिकार के अलावा जो हमें मौलिक अधिकार भारत सरकार ने दिए हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है। इन 2 घटनाओं से आपको पता चल गया होगा कि अगर ये अधिकार ना होते तो क्या लालुंग छूट पाता? क्या उन एशियाई खेलों में भाग लेने वाले वो मजदूर जिन्होंने कार्य किया उनकी न्यूनतम मजदूरी मिल पाती? नहीं मिल पाती ना। तो वो किसके द्वारा संभव हुआ? मौलिक अधिकारों के द्वारा। तो देखिएगा, इसलिए हम अब बात करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार वो होते क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, या मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को कौन देता है भाई? संविधान देता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के क्या है? मौलिक व अनिवार्य अधिकार है। अनिवार्य अधिकार। तो देखिएगा, एक व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक है उसको संविधान द्वारा इस आधार पर अधिकार दिए जाते हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति के मौलिक व अन्य अधिकारों में आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये तो हमने देख लिया कि मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार
संविधान के भाग किसमें है, अनुच्छेद कहां से कहां तक है। यह लगभग लगभग आप सभी को पता है कि ये भाग संविधान के 3 में है। और अगर अनुच्छेदों की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेदों तक, कहां तक है, 12 से 35 अनुच्छेदों तक है। और भाग किसमें है, 3 में है। तो देखिएगा इन मौलिक अधिकारों को कहां से लिया, तो ध्यान में रखिएगा अमेरिका से। कहां से लिया, अमेरिका से। जबकि ध्यान में रखना इन मौलिक अधिकारों पर प्रभाव संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की। अधिकारों की घोषणा की। जब संयुक्त राष्ट्र सभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की संपूर्ण विश्व में, और इसी कारण भारत के मौलिक अधिकारों में भी जब भारत का संविधान बन रहा था तो इनका काफी गहरा प्रभाव पड़ा। तो ध्यान में रखना, जबकि लिया कहां से हमने, अमेरिका से। चलो ये तो आपको सभी को पता होगा। अब थोड़ा हम दूसरे संदर्भ में बात करते हैं। देखिएगा मैं बात करूं तो जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का भारत में रास्ता कैसे तय किया। यानी कि क्या डायरेक्ट मौलिक अधिकार बन गए, या समय समय पर इनकी मांग उठाई गई। तो हम थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों की जो मांग रखी गई, थोड़ा उसको देखिएगा। सर्वप्रथम जो मांग है वो स्वराज विधेयक 1895 स्वराज विधेयक के माध्यम से उठाया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसी प्रकार से देखिएगा नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में जो कब प्रकाशित हुई, 1928 को। क्या उठाई गई, इनकी मांग उठाई गई स्पष्ट रूप से। तो ध्यान में रखना सर्वप्रथम मांग तो स्वराज विधेयक में 1895 में उठाई गई, जबकि स्पष्ट रूप से किसके द्वारा उठाई गई, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू द्वारा। कब, 1928 में। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। जबकि ध्यान में रखना राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब उठाई, कराची अधिवेशन में, अधिवेशन में। कब हुआ था ये, 1931 ईस्वी। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को पहली बार कब उठाया, तो कब उठाया, कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी को। उसी प्रकार से ध्यान में रखना
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1935 में यह मांग उठाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से, तो ध्यान में रखना, पंडित जवाहरलाल, आप कहोगे मोतीलाल नेहरू ने, भाई मोतीलाल नेहरू ने समिति के तहत एक रिपोर्ट के माध्यम से मांग उठाई, तो ध्यान में रखना व्यक्तिगत रूप से सर्वप्रथम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग उठाई। और इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान में बने, उससे पहले का जो रास्ता है वो अधिकारों की मांग समय समय पर यहां पर उठाई गई। ध्यान में रखिएगा, रिट के विद्यार्थियों, आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आपके यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो मौलिक अधिकार है उनके लिए किसने प्रयास किए, तो ध्यान में रखना मोतीलाल नेहरू ने। और कब? 1928 ईस्वी में। कब किया भाई? 1928 में। कौन सी रिपोर्ट के माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। तो यह आपको पता चल गया कि जो मौलिक अधिकार है उनका रास्ता सर्वप्रथम स्वराज विधेयक, स्पष्ट रूप से नेहरू रिपोर्ट यानी कि 1928 में, और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कराची अधिवेशन में, और सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम थोड़ा बात करें तो आपको पता है कि संविधान में जो सभा थी, उस सभा में मौलिक अधिकार समिति व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल सही, सरदार पटेल ने। किसने की थी? सरदार पटेल ने। तो ध्यान में रखना, जो संविधान सभा से संबंधित मौलिक अधिकार समिति थी, उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो समझ गए हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते, या कुछ बुनियादी घोषणा पत्र, जो अधिकारों का घोषणा पत्र है, वो मानव को दिया जाता है, यानी कि नागरिकों को दिया जाता है। और हमने देखा कि इनका जो प्रभाव है वो कहां से पड़ा? संयुक्त राष्ट्र सभा की जो मानव घोषणा पत्र की गई, कब की गई थी? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 10 दिसंबर 1948 को की गई। तो हम आगे बात करें, मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखिए दोस्तों, हम मौलिक अधिकार शुरू करें उससे पहले कुछ चीजों को हम समझना जरूरी है, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। तो देखिएगा कि क्या मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो किस रूप में किया जा सकता है, और किसके द्वारा किया जा सकता है, ये भी आपको थोड़ा समझना होगा। तो ध्यान में रखना, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है किसके तहत? तो आपको पता है 352 के तहत, जिसमें कौन सी? देखिएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह, इन चीजों के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ऐसी स्थिति है तो मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है। लेकिन किसके तहत किया जा सकता है? तो ध्यान में रखना, आपका
358 और 359, आर्टिकल 359 और आर्टिकल 358 के तहत। तो ध्यान में रखना, अनुच्छेद 358 और 359 के तहत मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है। और यह निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? यह ध्यान में रखना, यह निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो ध्यान में रखना, राष्ट्रपति के द्वारा। और किसके तहत? 358 के तहत और 359 के तहत। लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए? कंडीशन 352 के जो आपके राष्ट्रीय आपात है, कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। मुझे बताइएगा कि राष्ट्रीय आपात है, उसके अलावा भारत में और कौन से आपात लग सकते हैं और कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत लग सकते हैं, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ध्यान में रखना, इसमें अगर 358 के तहत जैसे युद्ध व बाह्य आक्रमण यह सशस्त्र विद्रोह है, तो 358 के तहत 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, का अधिकार, वह स्वतः ही क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। यानी कि जैसे ही अगर ऐसी स्थिति है 352 के तहत कोई राष्ट्रीय आपात जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह, तो ध्यान में रखिएगा स्वतः ही 358 के तहत, 352 के तहत क्या लग जाता है? निलंबन हो जाता है। यानी कि इसमें राष्ट्रपति को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिएगा इनके अलावा कोई अलग अलग स्तर पर राष्ट्रीय आपात लगता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति 359 के तहत राष्ट्रपति एक या अधिक मौलिक अधिकारों का क्या कर सकता है? निलंबन करे सकता है। क्या कर सकता है भाई? निलंबन कर सकता है। तो आपको पता हो गया होगा कि मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है अनुच्छेद किसके तहत किया जा सकता है? 358 और 359। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा कि बीस व 21 इन दोनों अधिकारों का ध्यान में रखना राष्ट्रीय आपात में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इस चीज का ध्यान में रखिएगा आप। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो ऐसे तो 19 का निलंबन किया जा सकता है, बाकियों का निलंबन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा 20 और 21 का, 20 और 21 का राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी निलंबन नहीं किया जा सकता। और यह क्या मूल संविधान में ऐसी बात कही गई थी? नहीं। तो ध्यान में रखना, यह बात कब कही गई? 44वें संविधान संशोधन में। कब की गई? 44वें संविधान संशोधन में। पक्का है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार है उनका भी समय समय पर निलंबन किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में निलंबन किया जा सकता है। लेकिन कौन से अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता? 20 व 21 अनुच्छेद के तहत, यानी कि 20 और 21 अनुच्छेदों का निलंबन नहीं किया जा सकता। और यह व्यवस्था कब की गई? 44वें संविधान संशोधन में। एक बात और ध्यान में रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन में ही
आपको सशस्त्र विद्रोह, कौन सा, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना होगा, शब्द जोड़ा गया। क्या इसकी जगह पहले कोई और शब्द था? बिल्कुल जी हां, इसकी जगह पहले ध्यान में रखना आंतरिक अशांति। कौन सी स्थिति? आंतरिक अशांति, यानी कि आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया। तो इस चीज का आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। क्लियर है ना? तो देखिएगा, ये तो हुई इनसे संबंधित बात। अब हम बात कर लेते हैं जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित। तो देखिएगा दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? बिल्कुल 7। कितने थे भाई? 7। लेकिन आपको पता है वर्तमान में कितने हैं? 6। इसका क्या समझे आप? कुछ ना कुछ तो हटाया गया है। तो क्या हम ये भी माने कि मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है? तो देखिएगा दोस्तों, आगे हम समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन इशारा समझ ही गए होंगे कि किया जा सकता है, अन्यथा पहले 7 थे और वर्तमान में 6 है। तो ऐसा तो है नहीं भाई कि अचानक हट गए, किसी न किसी माध्यम से संशोधन किया गया होगा। तो ध्यान में रखिएगा, क्या यह संशोधन सामान्यतः किया जा सकता है या केवल संविधान संशोधन करके ही किया जा सकता है? इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, यह मूल अधिकार है, वो 7 थे मूल रूप से संविधान में, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 है। अब यह 7वां है, वो कौन सा था और इसे हटाया कब गया? तो ध्यान में रखना, ये जो 7वां है वो किसका था? संपत्ति। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आता ही है, संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? तो ध्यान में रखना भैया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया। मुझे बताइएगा कि इस समय कौन सी पार्टी की सरकार थी और किस पार्टी की सरकार ने इसे हटाया? तो देखिएगा, आप आशा है बता दिए होंगे, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? तो देखिए दोस्तों, मुझे पता है आपको यह समस्या रहती है कि क्या किसी भी चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं वहां पर हम एग्जाम फाइट कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर से आप एग्जाम देने के बाद वापस अगर ना मिले तो मुझे गालियां दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं पता है कि गाली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा, संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। क्यों हटाया गया? यह भी एक रोचक कहानी है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो संपत्ति के अधिकार में है, उनमें संपत्ति को क्या दे रहा था? संरक्षण दे रहा था। क्या दे रहा था? वही संपत्ति के अधिकार के तहत संपत्ति को संरक्षण, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति अर्जित कर सकता है और वो सरकार को दे नहीं सकता। जबकि नीति निर्देशक तत्वों के तहत सरकार को कुछ कार्य करने थे, कल्याणकारी कार्य, तो उसके लिए जरूरी था कि संपत्ति से संबंधित समस्याओं को सोल्व किया जाए। तो ध्यान में रखना, इसी कारण इस अधिकारों में शुरू से ही टकराव था। जब संविधान लागू हुआ तब से ही इसमें 1950 में मतभेद प्रारंभ हो गए कि संपत्ति के अधिकार से अगर यह बना रहा
तो सरकारें काम नहीं कर पाएगी। तो ध्यान में रखना, क्योंकि मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संपत्ति से संबंधित परिवर्तन कर सकती है। और इसी कारण ध्यान में रखना, इसके एक बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के ढांचे के अंतर्गत नहीं आता और इसे क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। फिर क्या था, सरकार को यही तो चाहिए था। इस प्रकार से 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया। तो देखिएगा, इसके साथ ही ध्यान में रखना, साथ के साथ 19 भी जो संपत्ति के अधिकार के ही तहत आता था, इसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ध्यान में रखिएगा, सातवां जो मौलिक अधिकार है उसे हटाया गया और साथ में ही जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है उसमें 19 को क्या कर दिया, हटा दिया गया। और हटाने के साथ ध्यान में रखना, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। और कहां रख दिया संपत्ति के अधिकार को, तो ध्यान में रखिएगा, इसे वहां से हटाकर 300 क में, कहां रखा भाई, 300 क में। और ध्यान में रखिएगा, भाग 12 में। तो जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और हटाकर उसे कहां, सामान्य अधिकार बना दिया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया। और कहां रख दिया, 300 क में रख दिया। और भाग कौन सा है, 12। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। और आशा है एक भी स्टूडेंट गलत आंसर नहीं देगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि कुल कितने संविधान में भाग है। तो देखिएगा, आगे बढ़े। ओके, अब देखो भाई, इस अधिकार को तो हटा दिया गया, तो बाकी जो बचे हैं अधिकार उनकी चर्चा कर लेते हैं कि हमारे जो संविधान है उसने हमें कौन से अब 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। तो देखिएगा, समता का अधिकार, कौन सा अधिकार भाई, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान में रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिएगा, संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, जो हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपने देखा था कि जो हमने एशियाई 1982 के खेलों की बात की थी उस कहानी में, तो कहां पर यही तो हुआ था, शोषण ही तो हुआ था, उनका बंधुआ मजदूरी तो हुई थी उनकी। तो देखिए, शोषण का विरुद्ध अधिकार ना होता तो क्या उनको न्याय मिल पाता, नहीं मिल पाता ना। तो ध्यान में रखना, शोषण का विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा से संबंधित
मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि संस्कृति व शिक्षा का से संबंधित अधिकार आपने पढ़ा होगा कि 21 क में शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, तो फिर यहां चर्चा क्यों की जा रही है, संस्कृति की चर्चा क्यों की जा रही है? तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर इन अधिकारों का सरकार के माध्यम से या व्यक्ति के एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अगर हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के तहत तुम कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय जा सकते हो। यानी कि आपको न्यायालय क्या देता है? सुरक्षा देता है। तो ध्यान में रखना। हालांकि आपको मैं बताता चलूं, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा खुद स्वयं संविधान देता है, और वो संविधान सुरक्षा के लिए किसको चुन रखा है? न्यायालय को चुन रखा है। तो ध्यान में रखिए, ये 6 मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। इनमें थोड़ा सा हम आज यहां पर चर्चा करें तो 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसकी बात की गई है? समता की बात की गई है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता की जो बात की गई है वो ध्यान में रखना 19 से लेकर 22 तक की गई है। और उसी प्रकार से शोषण की जो बात, शोषण के विरुद्ध अधिकार बात की गई है वो 23 व 24 में की गई है। उसी प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात की गई है वो 25 से 28 तक की गई है। और उसी प्रकार से संस्कृति व शिक्षा से संबंधित जो अधिकारों की बात की गई है वो ध्यान में रखना 29 व 30 में बात की गई है। और आपके संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उससे संबंधित बात की गई है 32 में की गई है। और ये ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है। तो देखिए, ये 6 मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, कल हम इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और मुझे आशा है आप इन चीजों को समझोगे। हमने बात आज की मौलिक अधिकार क्या है और नागरिकों को ये क्यों दिए जाते हैं, और मौलिक अधिकार आम नागरिक के लिए क्यों जरूरी है, और हमने इसे कहां से लिया है ये भी हमने बात की। और आपने देखा कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किस प्रकार से किया जाता है, और हमने बात की कि मूल रूप से जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे, और अगर किसी को हटाया गया है तो वो किसको हटाया गया है, और 6 मौलिक अधिकार जो बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, आशा है आज की जो कक्षा है वो आपको समझ में आई होगी, और मुझे निश्चित तौर से पूरा विश्वास है कि आपको समझ में ही आई होगी। एग्जाम नज़दीक है, हम जल्दी ही आपके लिए इनके प्रतिदिन के जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनसे संबंधित एक सीरीज इसी आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाएंगे। और आप बने रहिएगा उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के साथ, और आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे, इसके लिए मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।